इस अध्याय में हम ज्यामिति के कुछ आधारभूत अवधारणाओं को जानेंगे, जिनमें बिंदु, रेखाएं, किरणें, रेखाखंड और कोण सम्मिलित है। ये विचार समतल ज्यामिति के मूलभूत अंग हैं और ज्यामिति के अधिक उन्नत विषयों जैसे विभिन्न आकृतियों की रचनाओं और उनके विश्लेषण को समझने में सहायक होंगे। तो इन विषयों पे हम लोग इस चैप्टर में आज चर्चा करेंगे, जिसमें है बिंदु, रेखाएं, किरणें और रेखाखंड और कोण। तो सबसे पहले हम लोग पहला जो विषय है उस पर चर्चा करते हैं। इस विषय का नाम है बिंदु। तो आइए हम लोग बिंदु को जानते हैं। लिखा है कि कागज पर एक पेंसिल के नुकीले सिरे से एक बिंदु यानी डॉट अंकित कीजिए। सिरा जितना नुकीला होगा बिंदु उतना ही सूक्ष्म होगा यानी छोटा होगा। देखिए ये पेंसिल है हमारी, इसका जो सिरा है वो जितना नुकीला होगा वो जो उसका डॉट है वो उतना ही छोटा यानी सूक्ष्म होगा। और आगे है कि ये सूक्ष्म चिन्ह आपको एक बिंदु की अवधारणा से अवगत कराएगा। एक बिंदु एक सटीक स्थान निर्धारित करता है, लेकिन इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती है। एक बिंदु के कुछ प्रतिरूप मॉडल निम्नलिखित हैं। यहाँ पे देखिए कुछ मॉडल दिया हुआ है, एक प्रकार दिया है। यहाँ पे देखिए ये प्रकार है, ये प्रकार का नोक है। इसका जब हम लोग बिंदु लगाएंगे तो इसका स्थान कुछ और होगा। यहाँ पे देखिए दिख नहीं रहा है अभी, ये हो गया। इसके बाद पेंसिल से एक निशान लगाएंगे हम लोग, पेंसिल का नोकीला हिस्सा, और उसके बाद एक यहाँ पे सुई का नोकीला हिस्सा दिया है, ये सुई का नोकीला हिस्सा। तो हाँ यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जिसका जो सिरा जो जितना पतला है, जितना पतला सिरा है उतना ही बिंदु जो है वो सूक्ष्म होगा यानी छोटा होता है। तो इसको हम लोग परिभाषा के रूप में भी समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे बिंदु की परिभाषा को समझते हैं। तो बिंदु की परिभाषा है कि वह सूक्ष्म चिन्ह जो किसी स्थान को दर्शाता है, लेकिन इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती है, बिंदु कहलाती है। यानी ये जो बिंदु है, पॉइंट है, जिसको पॉइंट बोलते हैं, डॉट भी बोलते हैं, ये किसी स्थान को, सूक्ष्म चिन्ह जो किसी स्थान को दर्शाता है, किसी स्थान को दर्शाएगा, लेकिन इसकी कोई भी ना तो लंबा होता है, ना ही चौड़ा होता है और ना ही ऊंचा होता है, और इसको ही हम लोग बिंदु कहते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि यदि आप किसी कागज पर 3 बिंदु अंकित करते हैं, देखिए यहाँ पे अंकित किया हुआ है, एक जेड, टी और पी, ये 3 बिंदु है। तो यदि आप किसी कागज पर 3 बिंदु अंकित करते हैं तो आपको उनमें अंतर बताने की आवश्यकता होगी। इसके लिए तीनों बिंदुओं को अंग्रेजी के बड़े अक्षर जैसे जेड, पी और टी से व्यक्त किया जा सकता है। तो ये देखिए 3 बिंदु है और तीनों का स्थान भी यहाँ पे अलग अलग है। तो ये है बिंदु। आइए करते हैं अगला टॉपिक। हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवीर जेएमडी में। तो अभी हम लोग कर रहे हैं बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी की बुक, जो कि गणित के विषय से है। और इस बार बिहार में 6 से 8 की क्लास में एनसीईआरटी की बुक को लागू किया गया है, उसी को हम लोग कर रहे हैं। तो आज हम लोग कर रहे हैं दूसरा चैप्टर, और पहला चैप्टर जो है वो हमने पहले ही यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अगर आपको उसका वीडियो देखना है तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसका वीडियो देख सकते हैं। तो अभी हम लोग कर रहे हैं दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। तो इस चैप्टर में हम लोग रेखाएं और कोण के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर रेखा और कोण क्या होते हैं तथा उन्हें कैसे ज्ञात किया जाता है तथा उन्हें कैसे पहचाना जाता है। तो आइए इस अध्याय को हम लोग शुरू करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है रेखाखंड। रेखाखंड के बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए एक कागज़ दिया हुआ है, इस कागज़ को यहाँ पे मोड़ा गया है, मोड़ कर फिर इसको खोला गया है। खोलने पर देखिए कुछ ऐसा दिखता है। तो आइए हम लोग भी कागज़ की सहायता से समझें। तो देखिए ये हमारे पास एक कागज़ है, एक वर्गाकार कागज़ है, इसको हम लोगों ने यहाँ से मोड़ लिया। मोड़ने के बाद देखते हैं कि एक इसमें लाइन आ जा रही है। इस लाइन को हम लोग बना लेते हैं। देखिए इसमें हम लोगों ने एक लाइन बना दिया, इसको मोड़ने के बाद इस लाइन बना दिया। एक बिंदु का नाम दे दिया ए और एक दूसरे का दे दिया बी, ये 2 छोर हैं। आइए इसको समझते हैं कि कागज़ का एक टुकड़ा मोड़िए और फिर उसे खोल लीजिए। क्या आपको कागज़ पर कोई मोड़ या निशान दिखाई देता है? तो बिल्कुल दिखाई देता है, ये निशान दिखाई दिया हमको।
इस मोड़ से एक रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट की अवधारणा का आभास होता है। तो यहाँ पे देखिए जो लाइन है ये, इसको ही रेखाखंड हम लोग बोलते हैं। इसके दो अंत बिंदु होते हैं। देखिए यहाँ पे दो अंत बिंदु है इसके, पॉइंट ए और पॉइंट बी, दो अंत बिंदु हैं इसके, दो सिरे हैं इसके। एक कागज पर दो बिंदु ए और बी अंकित कीजिए। इन दोनों बिंदुओं के सभी संभव मार्गों से जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे कागज दिया हुआ है, इस पे एक रेखाखंड है ए और एक बी, एक रेखा खींची गई है, दो बिंदु अंकित है ए और बी। अब इसको कहा गया है कि इनको ए को 20 तक पहुँचने में कौन कौन सा मार्ग लगेगा। तो देखिए ए को 20 तक पहुँचाने के लिए कई सारे मार्ग हैं। ये सीधी भी जा सकती है, ये टेढ़ी मेढ़ी भी जा सकती है, इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं और इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं। लेकिन इसमें हमको समझना है कि रेखाखंड कौन सा है। तो इसमें रेखाखंड वही होगा जो सबसे निकटतम होगा, यानी जो आसानी से सबसे छोटा मार्ग होगा वो हमारा इसमें रेखाखंड होगा। तो इसमें हमको देखते हैं कि सबसे छोटा मार्ग कौन सा है, ये वाला, ए से बी तक जाने में छोटा मार्ग, और यही हमारा जो है वो रेखाखंड होगा। तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि ए से बी तक का सबसे छोटा मार्ग कौन सा है। ए और बी को जोड़ने वाला यह सबसे छोटा मार्ग जिसमें बिंदु ए और बी भी सम्मिलित है, रेखाखंड कहलाते हैं। देखिए ए और बी से ए से बी तक पहुंचने में सबसे जो छोटा मार्ग है वही हमारा रेखाखंड होगा। तो ये जो है हमारा रेखाखंड है। इसे ए बी या बी ए से व्यक्त किया जा सकता है। ए बी रेखाखंड या बी ए रेखाखंड बोल सकते हैं इसको ए भी बोला जा सकता है या फिर बी ए भी बोला जा सकता है। बिंदु ए और बी इस रेखाखंड ए बी रेखाखंड के अंत बिंदु हैं, यानी ये दोनों इसके अंत बिंदु हैं। अब देखिए हम लोग रेखाखंड की परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए रेखाखंड है, रेखाखंड ए बी एक रेखा का वह भाग जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं। अभी हमने देखा था दो अंत बिंदु, एक रेखाखंड का वह भाग जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं और उनके बीच सबसे कम दूरी होती है, रेखाखंड कहलाता है। यहाँ पे देखिए दो अंत बिंदु हैं, बिंदु ए और बिंदु बी, और हमने यहाँ पे देखा था कि ए को बी तक पहुँचने में या बी को ए तक पहुँचने में कई सारे मार्ग लग रहे हैं। जैसे कोई ऐसे आ रहा है, कोई टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, कोई घुमावदार होकर जा रहा है। तो रेखाखंड कौन सा कहलाएगा, जो सबसे कम दूरी तय करता है। तो सबसे कम दूरी ये स्ट्रेट लाइन तय कर रही है, तो यही इसकी रेखाखंड होगी। तो वही लिखा भी है कि एक रेखा का वह भाग जिसमें दो अंतबिंदु होते हैं, दो अंतबिंदु है और उनके बीच सबसे कम दूरी होती है, तो सबसे कम दूरी भी है, वही रेखाखंड कहलाती है। तो यहाँ देखिए ए बी एक रेखाखंड है जिसका एक सिरा ए तथा दूसरा सिरा बी है। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। हम ये भी जान लें कि रेखाखंड की जो लंबाई है वो निश्चित ही होती है। रेखाखंड के बाद जो अगला टॉपिक है वह है रेखा। तो यहाँ पे देखिए कि कल्पना कीजिए कि ए से बी तक के रेखाखंड अर्थात ए बी रेखाखंड को ए से आगे एक दिशा में बी और बी से आगे दूसरी दिशा में बिना किसी अंत के विस्तारित किया गया है। यहाँ पे देखिए दो बिंदु हैं, यहाँ पे बिंदु ए और बिंदु बी। ये एक रेखाखंड है लेकिन इसको आगे विस्तारित किया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है। बी को आगे बढ़ा दिया गया है और ए को आगे बढ़ा दिया गया है। तो यह रेखा का एक प्रतिरूप है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप एक पूरी रेखा की आकृति बना सकते हैं या नहीं? क्यों? तो दो बिंदुओं ए तथा बी से होकर जाने वाली रेखा को ए बी रेखा से दर्शाते हैं। ये दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तारित होती है। देखिए ये जो रेखाखंड था ए बी, ये जब आगे बढ़ गया, ए आगे बढ़ गया और बी आगे बढ़ गया, तो ये एक रेखा का रूप ले ली, यानी ये अनिश्चित रूप से चल रही है। कहाँ तक जाएगी, रुकेगी, हमको कोई पता नहीं है। तो यही जो है अनिश्चित रूप से बढ़ती जाती है, तो इसी को हम लोग रेखा बोलते हैं। तो ये दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तारित होती है। कभी कभी एक रेखा को एल या एम जैसे अक्षरों से भी व्यक्त करते हैं। इसको हम लोग एल भी लिख सकते हैं या फिर एम भी लिख के इसको व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि कोई भी दो बिंदु एक अद्वितीय रेखा निर्धारित करते हैं जो इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरती है। आइए रेखा के बारे में हम लोग थोड़ा सा और जानें। ये देखिए रेखा, जिसको इंग्लिश में लाइन भी कहा जाता है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली एक ऐसी लकीर, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली एक ऐसी लकीर जिसे दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। यानी इधर भी बढ़ाया जा सकता है या फिर इधर भी। ये जो रेखा है इसको इधर भी बढ़ाया जा सकता है और इसको इधर भी बढ़ाया जा सकता है, दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, उसे रेखा कहते हैं।
रेखा का न तो कोई प्रारंभिक बिंदु होता है और न ही और इस पर असंख्य बिंदु होते हैं। इसका कोई भी प्रारंभिक बिंदु यानी कहाँ से स्टार्ट हुई है इसका कोई भी पता नहीं चलता है और इस पर बहुत सारे असंख्य बिंदु होते हैं। रेखा को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से भी व्यक्त करते हैं, जैसे यहाँ पे M और N है, ये रेखा है, इसको L से भी हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, यानी इसको टोटल को हम लोग L भी कह सकते हैं। रेखा MN को L से भी व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ रेखा MN तथा रेखा L को दोनों ओर अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए MN को भी अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, M भी आगे बढ़ सकता है, N भी आगे बढ़ सकता है और यहाँ पे जो L से व्यक्त किया गया है इसको भी दोनों ओर हम लोग आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो यही है रेखा यानी लाइन। रेखा के बाद अब हम लोग जानते हैं किरण के बारे में, जिसको रे भी कहा जाता है। किरण रेखा का एक भाग है जो एक बिंदु से प्रारंभ होती है, जिसे किरण का प्रारंभिक बिंदु या आदि बिंदु कहते हैं। किरण एक ही दिशा में बिना किसी अंत के विस्तारित होती जाती है। किरण के यहाँ पे कुछ प्रतिरूप दिए हुए हैं, इसको समझने से पहले हम लोग आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं और इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यहाँ भी कि किरण यानी रे, किरण रेखा का वह एक भाग है जो एक बिंदु से प्रारंभ होती है तथा एक दिशा में ही बिना किसी अंत के बढ़ती जाती है। यहाँ पे देखिए ये एक हम लोगों ने डायग्राम बनाया है, प्रतिरूप बनाया है। इसमें जो ये रेखा है ये ए बिंदु से प्रारंभ हो रही है और आगे ही बढ़ती चली जा रही है, एक दिशा में ये बढ़ती चली जा रही है। बीच में एक बिंदु P आया, लेकिन यहाँ भी ये नहीं रुकी, ये आगे ही बढ़ती चली जा रही है। तो लिखा है वैसे ही कि एक बिंदु से प्रारंभ होती है तथा एक दिशा में ही बिना किसी अंत के बढ़ती जाती है। किरण जिस बिंदु से प्रारंभ होती है वह उसका प्रारंभिक या अंत बिंदु कहलाता है और जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है ये इसका अंत बिंदु या फिर प्रारंभ बिंदु कहलाएगा। प्रारंभ इसलिए क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हमको दिख रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इधर से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे अंत हो रहा है, तो इसको अंत बिंदु भी हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ AP जो किरण है रेखा है वो AP किरण है जो प्रारंभिक बिंदु A से P दिशा की ओर बढ़ रही है। यहाँ पे AP किरण है जो बिंदु A से बिंदु P की दिशा की ओर बढ़ रही है। उसका ही प्रतिरूप यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक लाइट हाउस से निकलती प्रकाश की किरण, ये देखिए यहाँ से बढ़ती हुई जा रही है, ये प्रारंभिक बिंदु होगा इसका, यहाँ से बढ़ती हुई चली जाएगी, अनंत तक जाएगी। उसी तरह से ये टॉर्च से निकला हुआ प्रकाश है, यहाँ से निकलता हुआ ये अनंत तक चला जाएगा। उसी तरह से सूर्य की किरणें हैं, ये भी बढ़ती हुई अनंत तक चली जाएंगी। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने व्यक्त किया था वो यही पे है कि किरण की दी हुई आकृति 2.3 को देखिए। इस किरण पर दो बिंदु अंकित है, बिंदु A प्रारंभिक बिंदु है और दूसरा बिंदु P किरण पर स्थित है। तब हम इस किरण को AP रेखा से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये देखिए ये A है, इसका प्रारंभिक बिंदु या फिर अंत बिंदु, और ये आगे ही ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो ये था हमारा किरण। आइए अब अगला क्वेश्चन करें। इसमें है कि आइए पता लगाएं। तो इसमें कुछ प्रश्न दिए हैं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि रिहान ने एक कागज पर एक बिंदु अंकित किया, वह उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखा बना सकता है। और फिर है कि शीतल ने एक कागज पर दो बिंदु अंकित किए, तो वह उन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी भिन्न रेखाएं बना सकता है। तो आइए इसको हम लोग हल करने का प्रयास करें। तो यहाँ पे देखिए एक रिहान है और एक शीतल है। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है कि रिहान ने एक कागज पर एक बिंदु अंकित किया, वह उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखा बना सकता है। तो देखिए यह एक बिंदु है और उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखा हो सकती है। तो एक रेखा ऐसे भी हो सकती है, ये भी रेखा जा सकती है। उसके बाद कोई रेखा ऐसी आ सकती है, इससे होकर कोई रेखा इससे होकर ऐसे आ सकती है, कोई रेखा इससे होकर ऐसे आ सकती है, कोई इससे रेखा होकर ऐसे गुजर सकती है। यानी इससे कई सारी रेखाएं गुजरी जा सकती हैं। और दूसरा है कि शीतल ने एक कागज पर दो बिंदु अंकित किए, वह उन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी भिन्न रेखाएं बना सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए शीतल ने दो बिंदु अंकित किया है, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है। मान लीजिए इसको हम लोग A नाम दे देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं।
और इन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी भिन्न रेखाएं बना सकते हैं? तो पहले इसको बना लेते हैं। ए और बी दो बिंदु बना लिए, तो इन दोनों से गुजरती हुई सिर्फ हम लोग एक ही रेखा बना सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए रेहान के लिए, कि रेहान एक बिंदु से होकर जाने वाली अनंत रेखा खींच सकता है। यानी एक बिंदु से ये कई सारी रेखाएं खींच सकता है जो कि इस बिंदु से होकर गुजरेंगी। और शीतल में है कि शीतल दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली केवल एक ही रेखा खींच सकती है, जो कि ये है। दूसरा प्रश्न है कि आकृति 2.4 में दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखिए। 5 अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित हैं? कौन से बिंदु किन्हीं दो रेखाखंडों पर स्थित हैं? तो यहाँ पे देखिए एक आकृति है LMPQR। तो पहला प्रश्न है कि उन रेखाखंडों के नाम लिखने हैं। तो देखिए रेखाखंड हो गए ये सब। 5 अंकित बिंदु में से कौन कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है, कौन से बिंदु किन्हीं दो रेखाखंडों पर स्थित हैं? तो पहला जो है जो रेखाखंड बनेगा वो बनेगा LM। L से होकर M तक जा रही है, तो पहला रेखाखंड हो गया LM, दूसरा हो गया MP, तीसरा हो गया PQ और चौथा हो गया QR। तो ये हो गया रेखाखंड। दूसरा प्रश्न इसमें कि कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है। तो यहाँ पे देखिए कि जो L है वो एक रेखाखंड पर स्थित है, क्योंकि इससे सिर्फ एक ही रेखा निकल रही है L से लेकर M तक। और यहाँ भी R से, दूसरा है R, और R से भी एक ही रेखाखंड निकल रही है जो कि R से होकर Q तक जा रही है। बाकी को देखिएगा तो इसमें देखिए L M तक जा रहा है, लेकिन M जो है L पे भी आ रहा है और रेखा बना रहा है, और M से P पर भी आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए P जो है M पे भी जा रहा है और P Q के साथ भी रेखाखंड बना रहा है। उसी तरह से Q है, Q P के साथ भी बना रहा है और Q R के साथ भी बना रहा है। तो इसमें सिर्फ R और L जो है वो एक रेखाखंड पर स्थित है। और जो लास्ट प्रश्न है कि कौन कौन से बिंदु किन्हीं दो रेखाखंडों पर स्थित हैं। तो M, P और Q जो है दो रेखाखंडों पर स्थित हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने लिखा भी है, इसको देख लेते हैं। ये देखिए यही था डायग्राम हमारा। प्रश्न था कि दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखिए। तो रेखाखंड के नाम थे LM ये हो गया, MP हो गया, PQ हो गया, QR ये सब रेखाखंड हो गए। इसके बाद बिंदु, दूसरा क्वेश्चन था कि बिंदु में से कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है। तो आपको बता दिए अभी कि L और R जो है वो एक ही रेखाखंड पर स्थित है। इसके बाद तीसरा प्रश्न था इसमें कि कौन से बिंदु किन्हीं दो रेखाखंडों पर स्थित है। तो देखिए इसमें बिंदु M, बिंदु P और बिंदु Q दो रेखाखंडों पर स्थित है। M L पे भी है, M P पे भी है, P M पे भी है और P Q पे भी है, Q P पे भी है और Q R पर भी है। तो ये है इसका आंसर। तीसरा प्रश्न है कि आकृति 2.5 में दी गई किरणों के नाम लिखिए। क्या T प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है? तो यहाँ पे देखिए एक आकृति बनाई हुई है, इसमें एक किरण है, एक इधर भी किरण है। तो इसको आइए हम लोग यहाँ से समझते हैं। यहाँ पे देखिए यही आकृति थी, यह आकृति हमारी। एक किरण है T से जो A की तरफ जाती है, T से A की तरफ जा रही है। एक है कि T से B की तरफ जा रही है और बीच में एक N बिंदु है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न था कि दी गई आकृतियों में किरणों के नाम लिखना है। तो देखिए इसमें पहली किरण TA है, T से लेकर A तक ये किरण हो जाएगी, T से लेकर A तक, जो T से प्रारंभ होकर बिंदु A तक जाती है और यहाँ से फिर आगे बढ़ जाती है। ये यहाँ से जा रही है, T से प्रारंभिक बिंदु से होते हुए A तक जा रही है और यहाँ से बढ़ जा रही है। और दूसरी किरण क्या होगी? दूसरी किरण होगी बिंदु TB, माफ कीजिएगा, दूसरी किरण होगी TB, जो कि T से प्रारंभ होकर बिंदु B तक जाती है और वहाँ से आगे निकल जाती है, यानी B से गुजरती हुई आगे चली जाती है। और तीसरा प्रश्न था कि क्या T प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है? तो जी हाँ, इसका आंसर होगा कि हाँ, T इन दोनों किरणों का प्रारंभिक बिंदु है,
क्योंकि किरण टी ए और किरण टी बी ये दोनों टी से ही प्रारंभ हो रही है, इन दोनों का प्रारंभिक बिंदु जो है वो टी ही है, तो इसलिए लिखेंगे कि हाँ टी इन दोनों किरणों का प्रारंभिक बिंदु है। चौथा प्रश्न है कि एक कच्ची यानी रफ आकृति बनाइए और नीचे दिए गए प्रत्येक बिंदु का उपयुक्त नामांकन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए रफ आकृति बनानी है हमको। पहला है रेखा OP और रेखा OQ बिंदु O पर मिलते हैं, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। आइए बारी बारी से इसको हम लोग बनाते हैं। तो पहला है इसको देख लेते हैं। रेखा OP और रेखा OQ बिंदु O पर मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो रेखा बनाएंगे पहले हम लोग। ये रेखा हो गई एक जो कि यहाँ से प्रारंभ होकर P तक जाती है, और दूसरी रेखा इसी के ऊपर काटती हुई आ जाएगी जो कि यहाँ से प्रारंभ होकर Q तक जाती है और आगे चली जाती है। और जहाँ पे ये दोनों को काटती है वो बिंदु हमारा कहलाएगा O। तो यहाँ से हम लोग बना सकते हैं OP और ये बन गया रेखा OQ। तो इस तरह से ये हमारी रफ आकृति बनकर तैयार हो गई। B है कि किरण XY और रेखा PQ दोनों M पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक रेखा बना लेंगे। यहाँ से X से प्रारंभ होकर ये आगे जाती है, इसको X नाम दे देते हैं। यहाँ पे बिंदु Y दे देते हैं और ये Y से होकर आगे गुजर जाती है, ये आगे चल गई। अब है एक रेखा PQ जो कि बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद मतलब काटती है, उसको विभाजित करती है। तो एक रेखा इस पे आ जाएगी PQ, इसको यहाँ बना देते हैं, इसको देते हैं नाम P और ये देते हैं Q। और जिस पर ये प्रतिच्छेद कर रही है यानी जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है उस बिंदु को नाम दे देंगे M। तो ये हो गया कि किरण XY और रेखा PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है यानी M पर काटती है। तो ये देखिए M पर इसको काट रही है इस बिंदु पर, और इस तरह से ये हमारा डायग्राम, रफ डायग्राम हमारा तैयार हो गया है। और इसी तरह से तीसरा है कि रेखा L पर बिंदु E और F स्थित है पर बिंदु D स्थित नहीं है। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं। एक रेखा बना लिए, ये L है, इसको नाम दे देते हैं E और इसको नाम दे दिए F। अब लिखा है कि वो D बिंदु पर स्थित नहीं है। एक L रेखा हमने L बना लिया जिस पर बिंदु E भी है और बिंदु F भी है, लेकिन बिंदु D स्थित नहीं है। तो EF वाला तो हम लोगों ने रेखा बना लिया लेकिन D स्थित नहीं है, तो D के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर इसको दर्शा देंगे। ये हो गया बिंदु D जो कि इस पर स्थित नहीं। तो इस तरह से ये डायग्राम भी हमारा पूरा हो गया। और चौथा है कि बिंदु P AB पर स्थित है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा बना लेंगे, इसको नाम दे देंगे A और इसको नाम दे देंगे B। A बिंदु और बिंदु B। अब लिखा है कि बिंदु P AB पर स्थित है, जो तो ये रेखा है ये रेखाखंड है, तो इस पर P बिंदु को हमको दर्शाना है। तो P बिंदु जो है वो कहीं भी हम लोग दर्शा सकते हैं, यहाँ भी दर्शा सकते हैं, यहाँ भी, तो इसको कहीं भी दर्शा सकते हैं और इसको P नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से इसकी रफ आकृति हमारी यहाँ बनकर तैयार हो गई। पांचवा प्रश्न है कि आकृति 2.6 में निम्नलिखित के नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पे एक आकृति दी हुई है D E O C B, ये सब बिंदु है, इनसे मिलकर एक आकृति बनी हुई है। तो इसमें हमको बताना है कि 5 बिंदु कौन सा है, एक रेखा कौन सी है, 4 किरणें कौन सी है और 5 रेखाखंड कौन से हैं। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला है 5 बिंदु। तो देखिए इस आकृति में 5 बिंदु कौन कौन सी है। तो पहला है बिंदु D, दूसरा है बिंदु E, तीसरा है बिंदु O, चौथा है बिंदु C और पांचवा है बिंदु B। तो ये टोटल 5 बिंदु हमारे हो गए। इसके बाद पूछा है कि एक रेखा कौन सी है। तो रेखा हम लोग जानते हैं कि वो प्रारंभिक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती जाती है। तो माफ़ कीजिएगा, वो किरण हो गई, एक रेखा हमको बताना है। तो ये रेखा है, तो रेखा इसमें देखिए D है और B है, इन दोनों के साथ मिलने वाली ये एक रेखा
बन रही है। डी से लेकर बी तक ये एक रेखा का निर्माण कर रही है, यानी एक दिशा में स्टार्ट होती है और आगे ही दूसरी तरफ ये बढ़ती चली जाती है। तो ये हो गई डी बी। इसके बाद है 4 किरणें दिखाना है। तो 4 किरण हमको दिखाना है। तो पहला किरण हो गया ओ डी, ओ से लेकर डी तक, ओ डी हो गया ये। दूसरा हो गया ओ सी, ये किरण हो गया। तीसरा हो गया ओ बी किरण और चौथा हो गया ई डी किरण। तो ये 4 किरणें हमारी हो गई। इसके बाद 5 रेखाखंड पूछा है। तो इसमें 5 रेखाखंड हो जाएगा डी ई, इसके बाद ई ओ, इसके बाद डी ओ, इसके बाद बी ओ, इसके बाद सी ओ। इसको हम लोग आगे पीछे भी लिख सकते हैं। इसको ई डी भी लिख सकते हैं, इसको ओ ई भी लिख सकते हैं, इसको ओ डी भी लिख सकते हैं, इसको ओ बी भी लिख सकते हैं और इसको ओ सी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से 5वें प्रश्न के 4 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। अब है छठा प्रश्न कि आकृति 2.7 में ओ ए की एक किरण है। यहाँ ओ से शुरू होती है, यह ओ से शुरू होती है और बिंदु ए से गुजरती है। यह बिंदु बी से भी गुजरती है। देखिए यहाँ पे एक किरण है जो कि ओ से प्रारंभ होती है और बी से होते हुए ए तक पहुँच जाती है, यानी ए से गुजरती है और बिंदु बी से भी गुजर जाती है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि क्या हम इसे ओ भी किरण ओ बी भी नाम दे सकते हैं, क्यों? और दूसरा है कि क्या हम किरण ओ ए को किरण ए ओ लिख सकते हैं, क्यों अथवा क्यों नहीं? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो पहला प्रश्न था कि क्या हम इसे किरण ओ बी भी नाम दे सकते हैं? तो हाँ, हम इसे किरण ओ बी भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि किरण ओ ए, किरण जो ओ ए है वो बिंदु बी से होकर गुजर रही है, यानी बी ओ से लेकर ए तक जब जा रही है तो ये बी से भी होकर गुजर जा रही है। और किरण का नाम प्रारंभिक बिंदु तथा किसी भी बिंदु जिससे होकर वह गुजर रही है रखा जा सकता है। यानी अगर यहाँ पे सी भी होता तो इसको ओ सी भी कह सकते थे, यहाँ डी भी होता बीच में तो इसको ओ डी भी हम लोग कह सकते हैं। यानी किरण का नाम प्रारंभिक बिंदु, यानी यहाँ से स्टार्ट होगी और किसी भी बिंदु से होकर जब वो गुजरेगी तो उसके नाम पे इसको, उसके साथ उसको नाम जोड़कर रखा जा सकता है। और अब है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या था कि क्या हम किरण ओ ए को किरण ए ओ लिख सकते हैं, क्यों अथवा क्यों नहीं? तो देखिए नहीं, क्योंकि किरण क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि किरण किसी बिंदु से प्रारंभ होकर एक ही दिशा में अनंत तक बढ़ती है। तो ओ से प्रारंभ हो रही है, न कि ये ए से प्रारंभ हो रही है। तो इसमें अगर ए से प्रारंभ होती तो हम लोग इसको ए ओ लिख सकते थे, लेकिन ये प्रारंभ किससे हो रही है? ओ से हो रही है, इसलिए हम इसको किरण ए ओ नहीं लिख सकते हैं। तो इसका कारण सहित यहाँ पे व्याख्या है कि क्योंकि किरण किसी बिंदु से प्रारंभ होकर एक ही दिशा में अनंत तक बढ़ती है। यहाँ किरण ओ ए ओ से प्रारंभ होकर ए दिशा की ओर बढ़ रही है, जबकि किरण ए ओ का मतलब होगा कि किरण ए से प्रारंभ होकर ओ दिशा की ओर बढ़ रही है, जो कि गलत है। ऐसा नहीं हो रहा है। किरण जो है ओ ए की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पे देखिए किरण जो है ओ से प्रारंभ होकर ए की तरफ बढ़ रही है, न कि ए से प्रारंभ होकर ए की तरफ बढ़ रही, ओ की तरफ बढ़ रही है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये किरण ए ओ नहीं लिखा जाएगा, ये गलत होगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसमें आगे भी जो टॉपिक हैं इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक हाइप कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।